जय हिंद फ्रेंड्स। ज़रा गौर से देखना दोस्तों, क्या लगता है आपको? चलिए कोई बात नहीं, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और आज का पहला सवाल देखते हैं। इससे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जो मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्यार और सपोर्ट किया है, उसके लिए सभी का फिर से एक बार वेलकम। तो चलिए आज का सवाल देखते हैं, जो कि साइंस और जियोग्राफी के बेसिक सवाल हो, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इस सवाल के ऑप्शन हैं, ऑप्शन क्रमांक ए अक्वायर्ड इम्यून डिसेस सिंड्रोम, ऑप्शन क्रमांक बी अक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन क्रमांक सी अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ऑप्शन क्रमांक डी एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंटी सिंड्रोम। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक सी, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन क्रमांक सी जो है वो एड्स का पूर्ण रूप है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और आज का अगला सवाल है, चेचक के टीका की खोज किसने की है? तो इस सवाल के ऑप्शन हैं, ऑप्शन क्रमांक ए लुइस पास्चर, ऑप्शन क्रमांक बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन क्रमांक सी एडवर्ड जन्नर, ऑप्शन क्रमांक डी वाटसन एंड क्रिक। आपको पता होना चाहिए इस चारों के बारे में ही, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने कहीं ना कहीं किसी का जो है वो रिसर्च यानी कि फाउंड किया है उन लोगों ने कुछ ना कुछ। इन तीनों में से मैं एक का बता दूं, बाकी की आप तीनों कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्तों। ठीक है, तो वाटसन एंड क्रिक जो है इन्होंने जो है हमारे डीएनए के जो फ्रैगमेंट होते हैं उसके बारे में पता लगाया, यानी कि जो जीन्स होते हैं उसके बारे में उन्होंने पता लगाया दोस्तों। ठीक है, तो जो चेचक का टीका है इसकी खोज जो है वो एडवर्ड जन्नर ने की है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन क्रमांक सी जो है वो इस सवाल का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो आप लोगों को पता है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो जो यूरिया जो है सबसे ज़्यादा हम हमारे खेतों में यूज करते हैं, उसमें जो नाइट्रोजन की जो फिक्सेशन है वो कितने परसेंटेज तक होता है, यह इस सवाल में पूछा गया है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए 46%, ऑप्शन क्रमांक बी 56%, ऑप्शन क्रमांक सी 76%, ऑप्शन क्रमांक डी 90%। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन क्रमांक ए 46% जो है वो हमारे यूरिया में जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, गोबर गोबर गैस गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए मीथेन, ऑप्शन क्रमांक बी हाइड्रोजन, ऑप्शन क्रमांक सी अमोनिया, ऑप्शन क्रमांक डी क्लोरीन। तो इस सवाल के जो ऑप्शन हैं वो ऑप्शन हमने देखे, तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक ए, यानी कि मीथेन जो है वो गोबर गैस का, यानी कि जो गोबर गैस में जो है वो मुख्य रूप से में जो है वो पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल बहुत ही बेसिक है दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में साइंस से संबंधित जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आ जाए तो आप उसे टैकल कर सकते हो, यानी कि उसको क्या बोल सकते हैं हम उसे, आप एक अपने खुद के आईक्यू के लेवल पे उस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये जैसे बेसिक सवाल अगर आपको पता है तो आप यकीनन आपके जो आपका जो सफ़र है
आपकी ज़िंदगी में नौकरी को पाने का, तो उसके लिए ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। हम जो चॉकलेट खाते हैं दुकान में से लेके, चाहे कौन सी भी चॉकलेट हो, उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि उसको प्रिजर्व यानी कि ज़्यादा दिन तक टिकने के लिए और उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स यूज करते हैं, उसमें से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस कंसेप्ट में जो है वो सवाल पूछा गया है। तो इस सवाल के ऑप्शन हैं, ऑप्शन क्रमांक ए कोबाल्ट, ऑप्शन क्रमांक बी निकेल, ऑप्शन क्रमांक सी जिंक और ऑप्शन क्रमांक डी जो है वो है लेड। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक बी, यानी कि निकेल जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो कि चॉकलेट में पाया जाने वाला हानिकारक पदार्थ है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्षों में करता है। तो देखिए दोस्तों, ये सवाल साइंस में भी पूछा जा सकता है और जियोग्राफी में भी पूछा जा सकता है। अगर हम सुपरफिशियली इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें ऐसा लगता है कि ये सवाल जियोग्राफी का ही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सवाल साइंस का भी बन सकता है, ठीक है। तो जो यूरेनस है वो हमारे सूर्य के जो है चारों ओर कितने वर्षों में चक्कर लगाता है। जैसे कि आप हमारी जो पृथ्वी है, जिसे हम धरती माता कहते हैं, ये जैसे जो है वो हमारे सूरज के जो है 365 यानी कि 365 दिनों में जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगाती है। वैसा ही यूरेनस सूर्य का कितने वर्षों या कितने दिनों में जो है वो परिक्रमा करता है, ऐसा इस सवाल में पूछा गया है। तो यूरेनस के बारे में अगर कुछ बताऊंगा दोस्तों तो इसमें थोड़ा टाइम चला जाएगा। आने वाले कुछ लेक्चर के बाद जो है हम स्पष्टीकरण के साथ यानी कि एक्सप्लेनेशन के साथ जो है सवाल को देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल के ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्रमांक है ये 18 वर्ष, ऑप्शन क्रमांक बी 28, ऑप्शन क्रमांक सी 84, ऑप्शन क्रमांक डी 48। तो इस सवाल के जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक सी, यानी कि 84 वर्ष में जो है वो यूरेनस सूर्य का एक चक्कर लगाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, मैक शब्द का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है। तो इस सवाल के ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए ध्वनि, ऑप्शन क्रमांक बी वायु का उदय नहीं हो सकता क्योंकि वायु मापने का जो उपकरण है उसे बैरोमीटर कहते हैं। ऑप्शन क्रमांक सी, इसको तो नैनोमीटर में या नॉटिकल के कंसेप्ट में गिना जाता है। और ऑप्शन क्रमांक डी जो है वो हवाई जहाज। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक डी, यानी कि हवाई जहाज की जो गति है, यानी कि हमारे सिर के ऊपर से या आसमान में जो एरोप्लेन जिसे हम कहते हैं, अगर ये वो जैसे भी फ्लाई करते हैं, उसकी जो फ्लाई करने की जो क्षमता है यानी कि स्पीड है, उसी स्पीड को मापने के लिए जो शब्द यूज किया जाता है जिसे मैक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। हो सकता है आपको जैसे कि पहले सवाल में पूछा गया था कि ईड्स का लॉन्ग फॉर्म क्या है, वैसे भी मैक का भी पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना चाहोगे मैक का लॉन्ग फॉर्म क्या है। तो मैं अगले वीडियो में जो है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी प्रॉपर गाइडेंस के साथ जो है मैं इस सवाल को दोबारा लाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। और आज का अगला सवाल है, केपलर का नियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस हमारे केपलर जो साइंटिस्ट है, जिन्होंने जो है
क्या कह सकते हैं हम, सबसे पहले यहाँ जो हमारे जो ग्रह है तो उनके बारे में जो उन्होंने बताया था। तो शायद अभी मैंने बताया है ग्रहों के बारे में, तो इसका आपको आंसर भी पता चल गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके ऑप्शन ऑप्शन क्रमांक ए थे गुरुत्वाकर्षण के नियम, तो आपको पता है वो तो कितने दिए थे, न्यूटन भाई साहब ने दिए थे, ठीक है। ग्रह के बारे में चलो ठीक है, यही आंसर है इसका, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन क्रमांक बी जो है वो ग्रह की गति के बारे में जो है वो केपलर के जो नियम है दोस्तों, ठीक है। और बाकी के 2 सवाल थे ऑप्शन क्रमांक सी ऊर्जा के संरक्षण के नियम से, और ऑप्शन क्रमांक डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का आंसर था ऑप्शन क्रमांक बी, ग्रह की गति से जो है वो केपलर के नियम संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और इस तरह से जो है आज का अगला सवाल है। और अगला सवाल एक डिसीज़ के बारे में है। तो यह पूछा गया है कि मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है। खबरें, तो जो मलेरिया है उसके जो क्योर करने की जो दवाई है वो किससे तैयार की जाती है, या ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल है जिससे कि मलेरिया की दवा बनती है। तो इस सवाल के ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए बेलाडोना का पौधा, ऑप्शन क्रमांक बी सिनकोना का पौधा, ऑप्शन क्रमांक डी ओक का पौधा, ऑप्शन क्रमांक डी अमलतास का पौधा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक बी, यानी कि सिनकोना का जो पौधा है जिससे जो है वो मलेरिया की दवा बनाई जाती है दोस्तों, ठीक है। तो बाकी ये जो 4 पेड़ है इसके बारे में हम जो है आने वाले दिनों में जो है एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन वीडियोज़ में हम उसको देखेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो सवाल होते हैं वो कंसेप्चुअल सवाल होते हैं, उसमें उसके बारे में सिर्फ एक सेंटेंस बता के नहीं रोक सकते, क्योंकि उसके बारे में पूरी तरह से बताना पड़ता है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और मुझे भी समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम 1 लाइन में जो है आंसर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सवाल का आंसर था सिनकोना का पौधा, जो कि मलेरिया की दवा बनाने में काम आता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए, और हो सकता है सब्सक्राइबर भी कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ वीडियोज़ बनाने हैं, सिर्फ वीडियो नहीं जिसमें अच्छा कंटेंट हो, अच्छी इन्फॉर्मेशन हो। तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। तो देख लेना यार, एक सब्सक्राइबर और एक लाइक से शायद किसी का भला हो तो करना चाहिए। देखिए बाकी आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है। तो ये जो सवाल है, इस सवाल का जो उद्देश्य पूछा गया है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी ग्रंथियाँ हैं वो ग्रंथियाँ अच्छी तरह से या मजबूती से काम कर रही है या नहीं है, उसको अगर चेक करना है तो हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन सिक्रेट करते हैं, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो अंदरूनी कैसे कंट्रोल होता है, तो कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होती है जिससे जो है हार्मोन निकलते हैं, और उस हार्मोन से जो है वो हमारी बॉडी अंदर से कूल और ख़ुद को मेंटेन रखती है, ठीक है। तो इस सवाल में यही पूछा गया है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है शरीर की जो हमारे शरीर के अंदर जो ताप, यानी कि जिसे हम फीवर से कहते हैं, अगर वो हमारे गांव में या घर में आई तो उसके लड़ने के लिए कौन सी ग्लैंड यूज़ आती है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन थे, ऑप्शन क्रमांक ए पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन क्रमांक बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन क्रमांक सी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन क्रमांक डी हाइपोथैलेमस। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक डी, यानी कि हाइपोथैलेमस। जो ग्लैंड है हमारे शरीर की, वो जो है वो हमारे शरीर का इंटरनल टेम्परेचर यानी कि ताप फीवर जो है वो कंट्रोल करती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और इस तरह से जो है इस सवाल में
गहन नहीं हो सकता। कौन सी ग्रंथि ताप का नियंत्रक थी? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और मलेरिया की दवा निम्न में से किसने निकाली जा सकती है? तो इस सवाल का भी ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। सिनकोना का पौधा। और जो प्रश्न क्रमांक 8 नंबर का था वो था केपलर का नियम, क्या है आप बता सकते हैं? तो केपलर का जो नियम है वो किससे संबंधित है? तो वो है हमारे ग्रहों के साथ, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल रखते हैं। जैसे कि मैक के बारे में, ये इस सवाल का जो आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक डी, यानी कि जो हमारे हवाई जहाज़ है उसका जो फ्यूल ख़त्म हुआ तो इससे जो है वो भरते हैं और उसकी स्पीड भी नापी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये यूरेनस के बारे में भी देखा है हमने, जो कि 84 वर्ष में जो सूरज के चक्कर एक लगाता है। चॉकलेट में क्या होता है? तो निकेल जो है इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया है जो मीथेन है वो ज़्यादा प्रचुरता में जो है गोबर गैस में पाई जाती है। और यही बात हमने भी करी थी, जो यूरिया है, यूरिया में जो है नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है, इस सवाल को पूछा गया था। हो सकता है अगली बार नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है ये भी पूछा जा सकता है। हो सकता है उसी सवाल को जो घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, तो ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर था ऑप्शन क्रमांक ए 46%। वो चेचक का टीका था तो 2 बार नहीं देते, तो इसको भी चेचक का जो टीका है जिसकी खोज भी किसने की, तो इसका जो भी आंसर था वो था ऑप्शन क्रमांक सी, यानी कि एडवर्ड जेनर जो है, जिन्होंने जो चेचक के टीका की जो खोज की थी दोस्तों, ठीक है। और ये मुन्ना, अच्छा, एड्स का जो पूर्ण नाम है जिसे हम लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे पूछा गया था, तो इसका लॉन्ग फॉर्म था एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इस तरह से जो है दोस्तों आज के जो सवाल है वन लाइनर, मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में जो है आपको अच्छा कंटेंट और अच्छे इन्फॉर्मेशन मिले। तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करने से अगर किसी का अच्छा होता है तो कर देना चाहिए दोस्तों। सो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।